बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज आपको बात कर लेते हैं कि बानी पीटीआई जो है अडियाला जेल में कैद हैं, उनसे मुलाकात से रोक दिया गया और दीगर जो तमाम अडियाला जेल में कैदी हैं उनसे भी जो मुलाकात का सिलसिला है वो 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। और इसमें डिफरेंट सियासी रायें आ रही हैं और अलीमा खान साहबा जो बानी पीटीआई की हमशीरा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि बानी पीटीआई जो है उनकी आंख में मसला है और सुप्रिटेंडेंट जो है उनकी तरफ से वो प्रॉपरली मुलाकात भी नहीं करने दी गई। और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से ये एक्शन लिया गया है और ये मुलाकातों का सिलसिला जो रोका गया, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है 2 हफ्तों के लिए। और दूसरी जानिब नाजरीन, एक अहम यहाँ पे पेशरफ सामने आई है जिसमें मोहसिन नकवी, आसिफ अली जरदारी और अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने मुल्की मईशत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो मारात हैं वो लेने से उन्होंने कहा कि हम उसको नहीं लेंगे। मुल्की मईशत के लिए हम अपनी तमाम तर मारात जो हैं वो मुल्क के मफाद के खातिर इस्तेमाल करेंगे। हम अपना ज़ाती अखराजात पे अपने वज़राज जो हैं वो इस चीज़ पे रहेंगे। मोहसिन नकवी साहब, अलीम खान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब। और दूसरी जानिब IMF का वफ़द जो है वो आज रात को पाकिस्तान पहुँचेगा और नई किस्त के हवाले से मुज़ाकरात इसमें जो होंगे, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो 1.1 अरब डॉलर की नई किस्त जो है वो जारी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उसमें रिपोर्ट पेश की गई और उसमें यह कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब बने हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ सेटलमेंट्स और नए पैकेज जो हैं वो अच्छे तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को अच्छे तरीके से बातचीत करने का तरीका है और ये शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड के वो इस्लाहात हैं वो कर सकते हैं। ये तमाम तर तफसीलात हैं। इस हवाले से हमारे पास एक्सपर्ट पैनल हमारा मौजूद है जिसमें रज़ा सैयद साहब हैं, वारिस रज़ा साहब हैं और सफ़ीना खान साहबा हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक तो अडियाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला रोक दिया गया है, पाबंदी 2 हफ्ते के लिए आयद कर दी गई है और इसमें कहा यह जा रहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ये एक्शन लिया है और ये 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। खान साहब जो हैं उनकी आंख में दर्द और कोई इन्फेक्शन बताया जा रहा है उनकी हमशीरा की जानिब से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बानी पीटीआई अडियाला जेल में कैद हैं। अडियाला जेल जो है वो पंजाब सूबे में आती है और पंजाब सूबे में जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वो पंजाब हुकूमत को जवाब देता है। मोहसिन नकवी साहब ने अभी चंद घंटे पहले, यानी अभी एक रात पहले, एक दिन पहले उन्होंने हल्फ लिया है। अब उनके नाम के साथ ये सवाल करना कि जी उन्होंने ये किया है, तो इससे एक एजेंडा सामने आ रहा है और ये सवाल पूछने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि पहले दिन से मोहसिन नकवी साहब को मुतनाज़ा बना दिया जाए और उसको हरीफ बना के खड़ा कर दिया जाए अडियाला में कैदी के अगेंस्ट। तो मैं, ये टेक्निकल बात है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अडियाला जेल पंजाब प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अंडर में है और पंजाब प्रेजेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चलाती है और वहां पर अमलदारी नहीं है वफाकी वजीर दाखिला की। तो अगर मोहसिन नकवी साहब की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन थी भी तो वो इंस्ट्रक्शन बरह रास्त तो वो नहीं दे सकते, उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। और उनके नाम से अलबत्ता ये सवाल चलाने का मकसद मुझे बड़ा वाज़ेह नजर आता है और वो ये कि मोहसिन नकवी वर्सेस बानी पीटीआई का मैच शुरू हुआ चाहता है और इस मैच को शुरू कराने, अब ये सवाल आपको भी किसी ने लिख के दिया होगा और जिन्होंने आपको लिख के दिया है उनको भी शायद किसी ने व्हाट्सएप किया हो ये सवाल, ठीक है ना, या उन्होंने कहीं से ट्विटर पे से उठाया हो। तो ये ट्रेंड तो नजर आ गया मुझे ना कि मोहसिन नकवी के सामने इमरान खान और इमरान खान के सामने मोहसिन नकवी को खड़ा कर दो और उसके बाद इन दोनों को रोजाना मुतनाज़ा बनाते रहो, एक दूसरे के खिलाफ बयान करवाते रहो और पीछे जिसने जो करना है वो आसानी से इजी होके आरामदेह कुर्सी में लटक के और झूल के वो अपने अपने काम सीधे रखेगा। मोहसिन नकवी को इस काम के लिए रख दिया उन्होंने कि चलो भाई ये पीटीआई वाले जो है ना इसके पीछे लगा दो और ये पीटीआई और इसको पीटीआई वालों के पीछे लगा दो। तो मुझे तो भाई सवाल में ये नजर आ रहा है और इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है ये, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो बहुत फॉर्म में है इस वक्त और वो जिस फॉर्म में हैं
तो उसका तकाजा भी यही है कि पहला ओवर उनसे ही करवाया जाए। हम्म। तो पहला ओवर अगर मोहसिन नकवी के नाम पे ही खुला है तो फिर हम्म। मोहसिन नकवी भी बड़ा लंबा स्टार्ट लेके आएंगे दौड़ते हुए, और उसी तरह से उछल के तेज बॉल कराएंगे, यॉर्कर भी कराएंगे और बाउंसर भी कराएंगे, कि जैसे यॉर्कर और बाउंसर ओपनिंग बॉलर कराते हैं। तो अगर मोहसिन नकवी साहब भी मुत्तफिक हैं इस सवाल से और इस सवाल के पीछे सोच से, तो हम्म। फिर वो भी आपको आगे बढ़ बढ़ के जो है ना मुतहर्रिक नजर आएंगे इसी उन्वान से। लेकिन अगर इस उन्वान से उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई अगले 2 4 5 दिन के अंदर, तो फिर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये मोहसिन नकवी साहब खुद तैयार नहीं है इस मैच को खेलने के लिए, लेकिन उनको ये मैच खिलवाने के लिए जो है वो हम और आप मिलके कोई ना कोई कोशिश जरूर कर रहे हैं। जहां तक बात तनख्वाह न लेने की है या मराद ना लेने की है, तो ये बात बड़ी खुश आइंद है। और लेकिन मैं और वारिस साहब अभी शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि हम और वारिस साहब जब बच्चे थे तो हम्म। बहुत छोटे बच्चे थे, नौनिहाल बच्चे थे, तो हम लोगों के पेट में जब दर्द होता था तो हमें वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर दिया जाता था पेट दर्द के लिए। हम्म। तो वो वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर जो है ना 60 साल गुजरने के बावजूद आज भी वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर ही दिया जाता है छोटे बच्चों के पेट में दर्द को दूर करने के लिए। हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि 60 साल पहले भी इसी किस्म की खबरें जो है ना चला के आवाम को ये मैसेज दिया जाता था कि जी हम तो आपके लिए आए हैं और हम तो 1 रुपया अपने ऊपर हलाल नहीं समझते आपका। हम्म। लेकिन वही साहब जो साइकिल का दावा करके आए थे वो 55 रुपए किलोमीटर का हेलीकॉप्टर चलाते रहे 4 साल तक। तो वो हम्म। हेलीकॉप्टर घूमते रहे, आए थे वो साइकिल का नारा लगा के। तो हम्म। अगर अभी किसी ने ये कह दिया कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, तो मुझे तो वही 60 साल पुराना वुडवर्ड्स के ग्राइप वाटर की एक चमचा ग्राइप वाटर ही लग रहा है। ये मीठा मीठा होता है जायके में, लेकिन ये कि है ये ग्राइप वाटर ही। हम्म। इसमें कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती कि जिसकी मैं कोई तारीफ करूं या जिसके ऊपर मैं कोई जमीन और आसमान के खुलाबे मिलाऊं। जी। अच्छा, इसमें रज़ा साहब, अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने एक और बात कही है कि खान साहब को जो है वो पैगामात ये पहुंचाए जाते हैं कि अगर आप चुप नहीं बैठेंगे तो फिर आपको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ये पैगामात कौन पहुंचा रहा है, कहाँ से जा रहे हैं, और ये मतलब चुप रहेंगे तो खान साहब बाहर आ जाएंगे? ये एक सियासी बयान है अलीमा खान साहिबा का, और इस सवाल का जवाब वही दे सकती हैं बेहतर तौर पे कि ये सवाल ये कौन कह रहा है। हम्म। मुझे तो पता नहीं कि उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, ना मेरी उनसे किसी किस्म की कोई बराह रास्त राब्ताकारी है। तो मैं इसको एक सियासी बयान समझता हूँ। और ये गो के रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, लेकिन सियासी बयान बहरहाल रमज़ान में भी लोग देते हैं। तो ये सियासी बयान है। अलीमा खान साहिबा को ज़रूर रब्ता करके उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हम्म। ये पैगाम कहाँ से आया, किसने दिया और किसने उन तक पहुँचाया। तो फिर ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी कि क्लैरिटी आ जाएगी, साफ और वाज़ेह अल्फाज में बात सामने आ जाएगी। ये तो एक सियासी बयान है और मैं सियासी बयान को मेरा ख्याल है रमज़ान में तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। वारिस साहब, आप इस पहलू को किस नज़र से देखते हैं कि बानी पीटीआई जो है उनसे भी मुलाकात और दीगर वहाँ पे अडयाला जेल में जितने भी कैदी हैं उनके 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है मुलाकात के हवाले से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। हम्म। एक होता है ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो कि जनाब हमने पाबंदी लगा दी है 2 हफ्ते के लिए आम कैदियों पर या किसी भी कैदी पर। तो एक तो ये कि ये बहुत अहम बात है कि अभी तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। दूसरी बात ये कि जो रजा साहब ने कही कि बराह रास्त जो है ना अडियाला जेल जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको आप वफाकी हुकूमत कहते हैं, उसके अंडर में बराह रास्त नहीं आता। इनडायरेक्ट तो है वो, लेकिन बराह रास्त नहीं। तो जब तक पंजाब की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी किसी भी चीज पर, तो और वफाक की चीज पर, तो उसको उस वक्त तक जो है ना वो यानी वो कारामद नहीं होगी, यानी वो मकसद ये कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि इसमें जो है ना आपको याद होगा कि अभी मोहसिन नकवी का सिर्फ नाम ही चल रहा था, बल्कि नाम भी नहीं चल रहा था। तो असद कैसर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कहा था कि हम मोहसिन नकवी के वजीर दाखिला बनने को हर सूरत जो है ना अपोज करेंगे। ये
पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए और ये और वो जो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस में उन्होंने ये बात कही थी। तो इससे जो है पीटीआई की जो नियतें हैं, जो टारगेट बनाने का, मोहसिन नकवी को टारगेट बनाने का जो उनके पास प्लान है, उस प्लान को वो अपनी जामा पहना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे बहुत सारे प्लान पीटीआई ने किए, यकीनन कुछ उसमें कामयाब रहे होंगे, कुछ उसमें नाकाम रहे होंगे। तो ये भी उनको एक कोशिश है, देखते हैं कि इसका आगे क्या यानी नतीजा निकलता है। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, कभी भी हवाओं में तीर नहीं चलानी चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि यानी वो कह रहे हैं या एक इत्तलात है कि जनाब मोहसिन नकवी ने ये ऑर्डर दिए, तो ये इत्तलात के बुनियाद पर जो है ना हम कोई बात हतमी तौर से कह नहीं सकते। और ये सहाफत की जो है वो अच्छी बात भी नहीं है सहाफत के नुक्ते नजर से कि आप बगैर तस्दीक किए कोई बात कह दें। तो हमारे यहाँ बगैर तस्दीक किए हुए बात कहने का, प्रोपेगेट करने का जो हुनर है, वो पीटीआई ने माशाल्लाह पे तमतराक से इस्तेमाल भी किया है और वो उसमें माहिर भी है। और चूंकि झूठ बोलना जो है पीटीआई की सरिश्त में है, झूठ के बयानी को इस्तेमाल करना पीटीआई का जो है ना इंतखाबी निशान बल्ले से ज्यादा अहम है, झूठ। तो वो झूठ बोल बोल कर जो है ना बयानियां बनाते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ अब लोगों अच्छा का वारिस पढ़ने का साहब और लिखने इसमें का कुछ रुझान चीज़ें इस तरह से भी, इस पर्सपेक्टिव से भी हैं कि अगर बात की जाए इंडिविजुअली मोहसिन नकवी साहब की, जैसे कल भी हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि वो काबिल आदमी हैं, कैपेबल हैं, इस वजह से उनको जो है वो इस ओहदे के लिए जो है वो फाइज किया गया। और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी की जानिब से वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे, लेकिन उनको जो है इस ओहदे के लिए लाया गया है और एक्सेप्टेंस है दोनों सियासी जमातों की। तो पंजाब में जब वो वज़ीर आला रहे, निगरान वज़ीर आला रहे, तो तब भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा है और इसी नैरेटिव के अकॉर्डिंग। और दूसरा ये कि अगर इसमें उनका नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मरियम नवाज साहबा ने जैसे कहा कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, लेकिन पकड़ दकड़ का सिलसिला, मार कुटाई का सिलसिला ये पिछले कई रोज से जारी है और ये कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के मातहत जो कुछ मोहसिन नकवी कर रहे हैं, जो कुछ उनको पॉलिसी दी जा रही है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जाहिर है उनका ये काम भी है, निगरान वजीर आला के तौर पर उनका ये काम भी है कि वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें मोहसिन नकवी ने XYZ कोई भी होता है वो भी यही काम कर रहा होता। अब इत्तेफाक से वो मोहसिन नकवी सामने आ गए हैं तो उनका नाम जो है ना वो पीटीआई ये समझ रही है कि वो कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, हुकूमतों में ये कोई भी इंडिविजुअल हैसियत में वजीर तो हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल हैसियत में वो पॉलिसी साज नहीं हो सकता और पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता जब तक के पॉलिसी वफाकी काबीना से अप्रूव होकर ना आए और वफाकी काबीना उस पर इंडोर्स ना करे। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम वर्डिक है कि बगैर वफाकी काबीना के कोई पॉलिसी आप वजह ही नहीं कर सकते। बल्कि अच्छा, उन्होंने इस मसले पर सुप्रीम वारिस साहब इसको ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई स्मार्टली इन बिटवीन प्ले कर रहा है कि वो मोहसिन नकवी साहब पे ये बात है, क्योंकि इससे कबल जो है पंजाब हुकूमत तो बन चुकी, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला भी बन चुकी, लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन सामने नहीं आया। तो जैसे ही ये मोहसिन नकवी साहब वाला सिनेरियो आता है, हलफ बर्दारी की तकरीब होती है और उसके कुछ घंटों बाद ये इस तरह का ये चीज़ सामने आ जाती है, तो ये इन बिटवीन कोई स्मार्टली प्ले कर रहा है? नहीं, बिल्कुल इम्कानात हो सकते हैं। आपका जो ये यानी जो पहलू है, आपका गौरतलब पहलू है, ये हो सकता है कि कोई इन बिटवीन जो है ना ऐसी कोशिश कर रहा हो कि वो जो है ना मोहसिन नकवी को टारगेट बनाकर अपने हदफ या अपने मकासद को हासिल करना चाह रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो जो इन बिटवीन या मकासद हासिल करना चाह रहा है मोहसिन नकवी को इस्तेमाल करके, तो उसमें जो ना बराह रास्त पीटीआई क्यों इन्वॉल्व हो रही है, ये है उससे ज्यादा अहम सवाल। उससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि अगर कोई दरमियान का आदमी कर भी रहा है तो उसमें ये पीटीआई सरफेस पर क्यों आ रही है। ये सवाल, ये क्वेश्चन अपना अज खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पीटीआई जो है, इसका मतलब कि पीटीआई ये खेल खेल रही है किसी थर्ड पार्टी से मिलकर।
इसका तो मकसद यही हुआ। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें वारिस साहब, दूसरा इसमें ये है कि मोहसिन नकवी साहब है, लीम खान साहब है और आसिफ अली जरदारी साहब हैं। उन्होंने ये मरात लेने से जो है वो उन्होंने कहा है कि मुल्क की मईशत को मद्देनज़र रखते हुए हम मरात नहीं लेंगे, हम तमाम तर अपने अखराजात ज़ाती अपना उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे रज़ा सैयद साहब ने ये कहा कि माजी में भी इस तरह की स्टेटमेंट्स तो पहले आती रहीं, लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ें वही होती थी, ख़जाना भी फिर खाली मिलता था और वो पता नहीं पैसे कहाँ जाते। आपने एक उर्दू की मिसाल सुनी है कि ऊंट के मुंह में जीरा, हम्म ऊंट के मुंह में हम्म जीरा, हम्म तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो बात यह है कि ये जो मराहत होती है ना, जो तनख्वाह हैं या जो दीगर चीजें हैं, वो अगर छोड़ भी दें तो इख्तिदार की जो कुर्सी होती है उसका नशा ही अलग होता है। हम्म उसका जो तम तराक होते हैं, उसका जो यानी ओहदे की जो यानी ताकत होती है, असल में हमारे तमाम हुक्मरान बशमूल पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई या जितने भी हुक्मरान हैं, हम्म वो असल में उसी की ताकत के नशे में होते हैं। हम्म उनको मराज से कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, हम्म मराज से तो इसलिए दिलचस्पी नहीं है कि अगर आप इमरान खान को उठा के देख लें तो वो भी अपने घर का अखराज चला सकते हैं। जरदारी साहब को उठा के देख लें तो वो भी चला सकते हैं। नवाज शरीफ को उठा के देख लें तो वो भी चला सकते हैं, और दीगर लोग भी चला सकते हैं, अलीम खान भी चला सकते हैं। तो इनको ये अखराजात किचन 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 की कोई जरूरत नहीं है, किचन के फिक्र की कोई जरूरत नहीं। इनका जो मसला ये है वो ये है कि इख्तिदार में आकर, और इख्तिदार का जो मजबूत किला है और इख्तिदार की जो ताकत है उसको हासिल करना होता है। तो बात यह है कि वो इख्तिदार की ताकत आप बिल्कुल हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इख्तिदार की ताकत अवाम के मसाइल को हल करने की जानिब जा रही है, मुंतकिल कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे? अगर आप अपने इख्तिदार की ताकत को अवामी मसाइल के हल करने की जानिब मुंतकिल नहीं कर रहे तो ये मराहत वगैरह छोड़ देने का कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि ये एक जगलरी है, जगलरी है, जादूगरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब, आपसे इस बारे राय लेना चाहूँगा, आपका क्या तज्जिया होगा इस हवाले से कि माजी में ग्रेट सन वाला एक सिनेरियो चलता रहा, अभी भी सदर ममलकत और वज़ीर दाखिला के दरमियान ग्रेट सन वाला आगे पहलू देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो सिनेरियो या कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई इस तरह से ये ओहदा मिला हो? तो देखें, ये अभी जो सवाल और गुफ्तगू चल रही है ना, इसके ऊपर मुझे एक बड़ी अहम अहम बात याद आई। ये सवाल, ये कॉन्टेक्स्ट के मोहसिन नकवी को पहले दिन से पीटीआई के सामने खड़ा कर दो या पीटीआई को नकवी के सामने खड़ा कर दो, इसका पस मंजर है आज से 2500 साल पहले चीन में एक बहुत अजीम मुफक्किर थे जिनका नाम था सन त्सू। और सन त्सू को दुनिया की तारीख में हिकमत अमली का शहंशाह कहा जाता है, जंगी हिकमत अमली का शहंशाह कहा जाता है। और उनकी एक मशहूर ज़माना किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर यानी जंग करने का फन। और आर्ट ऑफ वॉर नामी किताब जो है ना, ये दुनिया की जितनी भी मिलिट्री एकेडमीज हैं बशमूल पाकिस्तान के, उन सबके टेक्स्ट का हिस्सा है, उनके निसाब का हिस्सा। आर्ट ऑफ वॉर में सन त्सू ने जो मशवरे दिए हैं, जो फाकी मशवरे दिए हैं, उसके अंदर एक मशवरा ये है, जो गौर से सुनिएगा, हमेशा अपने असल हदफ के मद्दे मुकाबिल एक फर्जी और मसनूई हदफ बनाकर खड़ा कर दो, ताकि तुम्हारे मुखालफिन की तवज्जो उस मसनूई हदफ की तरफ रहे और तुम खुशी से अपने मकासद के हुसूल को कामयाब बना लो। तो लग ये रहा है कि ये जो नकवी साहब वाला मामला है ना, ये सन त्सू के इस मशवरे पे अमल हो रहा है, आर्ट ऑफ वॉर इस मशवरे पे अमल हो रहा है कि नकवी को पीटीआई के सामने, पीटीआई को खड़ा कर दो नकवी के सामने, और उसके बाद क्योंकि नकवी ना पीपल्स पार्टी का है ना नून लीग का है, ठीक है, समझे आप इस बात को। हुकूमत किसकी है? हुकूमत है नून लीग की, और सपोर्ट किसकी है? पीपल्स पार्टी की। नकवी किसका है? इन दोनों में से किसी का नहीं है। नकवी को एंगेज कर दो पीटीआई के साथ, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी करते रहेंगे, और नून लीग वाले आराम से हुकूमत करते रहेंगे और पीपल्स पार्टी वाले आराम से हुकूमत करते रहेंगे। तो मुझे तो ये आर्ट ऑफ वॉर में से, आर्ट ऑफ वॉर से प्रेजेंटेशन बनती है, जो भी बनाते हैं ना, यानी जो स्ट्रेटेजी की प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो आर्ट ऑफ वॉर से जरूर कुछ ना कुछ लेते हैं।
तो मुझे तो लग रहा है कि चाचा संजू के मशवरे पर अमल करते हुए नकवी को खड़ा कर दिया है इमरान खान के सामने, मुझे तो ये लग रहा है। और वो जो दूसरा सवाल था आपका ग्रेट सन वाला, तो उसमें मुझे कोई उसमें वो नजर नहीं आता। ये बात दुरुस्त है कि नकवी साहब का और जरदारी साहब का एक बड़ी अच्छी बाहमी जिसे कहते हैं ना म्यूचुअल रेस्पेक्ट वाला एक रिलेशनशिप रहा है। और लाहौर में उनका ज़ाहिर है मीडिया हाउस है, फिर वो CNN के साथ उनकी वाबस्तगी है। कुछ वक्त अमेरिका में जब गुजारा जरदारी साहब ने, तो उस वक्त नकवी साहब भी अमेरिका में ही होते थे। तो यकीनन उनका एक बैकग्राउंड है आपस में ताल्लुकात का। लेकिन ये बैकग्राउंड जो है ना, इस बैकग्राउंड की वजह से नकवी साहब इस जगह पे नहीं है जहां पे आपको नजर आ रहे हैं। नकवी यहाँ पर जिन वजूहात की बिना पर हैं, वो वजूहात जो हैं वो बड़ी मजबूत वजूहात हैं। और उन्होंने जो 1 साल जो अभी पिछले दिनों डिलीवर किया है पंजाब में सूबाई हुकूमत को चलाकर, तो वो उनके CV के ऊपर एक बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है। और उस इंडोर्समेंट की बुनियाद पर उनका वजीर दाखिला बन जाने पे मुझे कोई हैरत नहीं है। अब देखना यह है कि वजीर दाखिला की हैसियत से वो कितनी एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, और किस तरह वो पाकिस्तान के अवाम और जो भी उन पर एतमाद करने वाले तबकात हैं उनकी तवक्कुआत पर वो किस तरह से पूरे उतरते हैं, ये नकवी साहब का इम्तिहान है। लेकिन मुझे आज आपके सवाल से तो यही लग रहा है कि ये संजू का आर्ट ऑफ वॉर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गया है, और नकवी को एक मसनूई हदफ बनाकर PTI के सामने खड़ा कर दिया गया है कि PTI वाले वो आते जाते नकवी साहब के नाम पे जो है ना वो हवाई फायरिंग करते रहे, और नकवी साहब जो है वो फिर वो भी गाहे बगाहे कुछ ऐसे बयान देते रहे, तो पता ही चले कि शहबाज शरीफ साहब के लिए मैदान साफ हो गया और वो आराम से अपनी हुकूमत करते रहेंगे, और वहाँ PTI के मामले को निपटने के लिए कोई और आदमी खड़ा हुआ होगा। जी अच्छा वारिस साहब आप इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र होगा कि ग्रेट सन वाली जो बात की है, इस हवाले से माजी में ये कुछ चीज़ें रहीं ज़ेर बहस, और ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि हुकूमत के बाद ये टेन्योर पूरा करने के बाद कुछ माजी में जो केसेस सामने आते थे लॉन्ड्रिंग वाले, कुछ ऐसे केसेस मजीद सामने आए ग्रेट सन और एक अहम ओहदे के दरमियान ये मामलात होते हुए? देखिए, पहली बात तो ये कि बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए इस बारे में। रजा साहब ने तो थोड़ा सी रियायत कर दी है कि ये हाउस ऑफ गुजरात की प्रोडक्ट है। ये मोहसिन नकवी हाउस ऑफ गुजरात की प्रोडक्ट है, इसको अपने जहन में रखिए। और हाँ, और उनका जो ताल्लुक है वो यकीनन दोस्ती यारी का तो जरूर होगा जरदारी साहब से, लेकिन वो जो लॉन्च हुए हैं वो जरदारी साहब की वजह से नहीं हुए। वो लॉन्च हुआ हाउस ऑफ चौधरी, जो गुजरात के चौधरी हैं, जो कि उनके वो अजीज रिश्तेदारियां और तमाम तरबियत और तमाम मामलात वो वहीं से चलते हैं उनके मोहसिन साहब के। तो लिहाजा ये तो एक तो ये गलतफहमी से हमें निकल जाना चाहिए कि जनाब वो जरदारी साहब। अब बात ये है कि PTI में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वाज़ेह तौर से ये कह सके कि जनाब चौधरी शुजात साहब जो है ना पंजाब में उनकी वजह से ये हुकूमत चल रही थी, ये कह नहीं सकती। इसलिए उनको पता है कि उसके पीछे उनकी क्या ताकत है और वो किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी मैनिपुलेशन जो है ना अपनी जगह, और मोहसिन नकवी की कारकर्दगी अपनी जगह। लेकिन बात ये है कि ये जो ग्रेट सन वाला मसला है ये उस तरीके से है नहीं, क्योंकि वो ग्रेट सन जो है ना वो हाउस ऑफ गुजरात का ग्रेट सन है, वो हाउस ऑफ जरदारी का ग्रेट सन नहीं है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि, और ये रजा साहब ने ये बात बिल्कुल सुजू वाली ठीक कही कि ये एक ऐसा गेम है जो कि शायद के कहते हैं ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, डाइवर्जन के लिए ये किया जा रहा है, डाइवर्जन के लिए। इस किस्म का कुछ मुझे ये गेम नजर आ रहा है, और जिसमें PTI बराबर की शरीक है। अब वो वफादारी में हो रही है या अपनी जो है ना बेवकूफ़ी में हो रही है या अपनी चालाकी में हो रही है, ये जाहिर है कि वो PTI ही वाले बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। ठीक है। अच्छा रज़ा सैयद साहब, कायद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब पाकिस्तान वापस पहुंच चुके, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मुकदमात का सामना देखिए जब होता है किसी को और उसको इस बात का खदशा हो कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, बल्कि उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा मुखालफिन की तरफ से, तो
आमतौर से इसी तरह के एहतियाती इक़दामात लिए जाते हैं। हम लोग जब सियासत पर तज्जिया कर रहे होते हैं तो एक अमूमी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी एक की जानिब इशारा नहीं कर रहा, एक अमूमी बात कर रहा हूँ कि जब हम सियासत पर तज्जिया कर रहे होते हैं तो हम लोग जो हदफ होता है ना हमारा, यानी जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको हम बिल्कुल एक गैर इंसानी अंदाज से तज्जिया करते हैं उसके बारे में, जैसे वो कोई मशीन है, जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट है। होता ये है, देखिए, बाप बेटे का जो रिश्ता है, यानी वालिदैन और औलाद का जो रिश्ता है, वो रिश्ता हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए उनके बच्चे बिल्कुल उसी तरह अजीज हैं जैसे मेरे बच्चे मेरे लिए, या वारिस साहब के बच्चे उनके लिए, या सफीना साहिबा के बच्चे उनके लिए अजीज हैं। और हर वालिदैन जो होते हैं, वो तमाम वालिदैन अपने बच्चों को मुश्किलात से दूर रखने पर ईमान की हद तक यकीन रखते हैं। कोई वालिदैन ऐसे नहीं होते जो अपनी मुश्किल अपने बच्चों को आगे करके उनके जरिए पूरी कराएं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एज अ पेरेंट आप देखें यहाँ पर कि उनको अगर किसी पॉइंट इन टाइम में, किसी मरहले पर अगर उनको ये एहसास हुआ कि उनके बेटों के ऊपर जो केसेस बने हैं, उन बेटों को गिरफ्तार करके उनको कहीं मावरा अदालत उनके साथ कोई कार्रवाई करके उनको झुकाया जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है, या उनको तकलीफ दी जा सकती है, तो उस बंदोबस्त के तहत उन्होंने अगर अपने बच्चों को लंदन में मुकीम कर दिया, वसाइल हैं उनके पास और वहां पर जराए भी हैं, तो ये इसको एक बाप की हिकमत अमली के तौर पर आप देखेंगे जिसने अपने बच्चों को महफूज किया। इमरान खान के 2 बच्चे हैं, दोनों बरतानिया में ही पलते हैं, वहीं बढ़ते हैं और वहीं उनकी तालीम हो रही है, वहीं की उनकी शहरियत है। तो भाई, वो जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर वजीर आजम बनने का शौक रखते हैं, अपने बच्चों के लिए उनको ये मुल्क इस हद तक भी महफूज नहीं लगता कि वो 1 महीने की छुट्टियां गुजारने यहाँ पे आ जाएं। तो बात यह है कि बहैसियत बाप इमरान खान ने अपने दोनों बेटों को बाहर रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई किसी को इतराज नहीं है, उस पर किसी को कोई तज्जिया तबसरा नहीं है। तो अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने बच्चों को मुल्क से बाहर रखा हुआ है इसलिए कि उनको यहाँ पर खतरा था कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, या उनके खिलाफ जो केसेस बने हैं वो उनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको एक बाप की हिकमत अमली की नजर से ही मैं देखूंगा, और इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा इसके अलावा। ठीक है, ठीक। अच्छा, वारिस साहब आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब आ रहे हैं वापस, तो इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ही हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तब भी लाया जा सकता था, लेकिन तब नहीं। अब पंजाब में मरीम साहबा है और विफाक में फिर से शहबाज शरीफ साहब हैं, अब आ रहे हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब। देखिए, शहबाज शरीफ के दौर में तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ भी खुद रिया है, आपको याद होगा। तो इसका मतलब कि उस वक्त कुछ चीजें जो है ना गैर महफूज थी। तो जाहिर है जब आदमी अपने आप को सिक्योर समझता है तभी कोई कदम उठाता है। तो मेरे ख्याल में उसी हिकमत अमली के तहत हुसैन और हसन नवाज जो है ना आ रहे हैं। अब वो समझते हैं कि वो ज्यादा सिक्योर है। और एक बात और इसमें बड़ी अहम मैं बता दूं कि हमजा ये बात समझने की है कि जब भी मेरे ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर कोई मुकदमा कायम हो जाता है ना रियासत में, चाहे वो छोटे ही सतह का मुकदमा हो, ठीक है ना, जब तक आप उसको नल एंड वाइट नहीं करवा लेते तो आप पर तलवार लटकती रहती है। बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा मसला होता है मुकदमा, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इस बात से सबक हासिल करना चाहिए। ये एक अच्छी बात भी है, इसको पॉजिटिव वे में भी लिया जाना चाहिए कि अगर उनके बेटों पर मुकदमात हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से बन गए, सही हैं या गलत हैं, तो वो फेस करें, उसको अदालत में आके साबित करें, और उन मुकदमात में से मुकम्मल तौर से बरी होना बहुत जरूरी है। ये हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, हमारी खासतौर से सोसाइटी में हमजा ये चलन चल निकला है कि अगर मैं दबाव के तहत या अपने असर रसूख के तहत आजाद हो जाता हूँ ना, तो मैं मुकदमा खत्म नहीं करता हूँ। ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है हमारे यहाँ कि हम मुकदमात खत्म नहीं करते। तो मुकदमात को नल एंड वाइट करवाना बहुत जरूरी होता है। चाहे कि हो सकता है कि वो आपको दोबारा पकड़ ले उसी मुकदमे में। यानी मेरे सामने मेरी मिसाल है
एक साहब हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ उनका, रजा साहब भी जानते हैं, MNA रह चुके हैं, हैदर अब्बास, और मेरा छोटा भाई, उसके ऊपर 89 से मुकदमात हैं, आज तक उन्होंने खत्म नहीं करवाए, और आज तक वो दोनों ब्लैकमेल हो रहे हैं, आज तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये जो ब्लैकमेलिंग की जो पॉलिसी है, ये रियासत करती है, आम आदमी के साथ भी करती है। लिहाजा रियासत चाहती है कि मुकदमात किसी के भी खत्म ना हो, लेकिन हर आदमी की कोशिश होनी चाहिए, और बहैसियत बाप तो बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए कि उसकी औलाद पर से मुकदमात नल एंड वाइट हो, ताकि वो क्लियर हो जाए चीजों को। तो मैं समझता हूँ कि इस तनाजुर में चीजों को देखा जाना चाहिए, और ये हर एक के लिए पैगाम भी है कि भैया अगर आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो उस मिसहैप को आप क्लियर कीजिए अदालत के जरिए जाकर, ताकि रियासत में आप बिल्कुल यानी स्पॉटलेस किस्म के फर्द की हैसियत से जिंदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ा सैयद साहब। वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सफ़ीना खान साहब थी, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बातचीत की कि उनकी मुलाकात का सिलसिला रोक दिया गया, और तज्ज़िया जो रज़ा सैयद साहब, वारिस रज़ा साहब हमारे एक्सपर्ट पैनल के अकॉर्डिंग के वो डाइवर्जन शायद क्रिएट की जा रही है उसमें, या बिलहकीकत उसमें कोई करैक्टर और है, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मद मुकाबिल आ रही है मोहसिन नकवी साहब के, जो कल हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल हुए और वज़ीर दाखिला बने। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। इसमें हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब पाकिस्तान आ गए और वो मुकदमात का सामना करना चाह रहे हैं, ये खुशाइन बात समझी जा रही है। ये तमाम तर सिनेरियो है, इसमें किस तरह से आगे हुकूमत अमली होती है, मज़ीद क्रैकडाउन जारी रहता है, या कहीं ना कहीं बानी तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है, ये कबल इस वक्त कहना होगा। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।